वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही सुना, हम ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा वाला? चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमें फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और अब तो बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जैसे हो गया तुम्हारा सीयूईटी, नीट हो गया, जेई हो गया। तो चलो इसी पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो है हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो क्या करोगे? बुक ओपन कर लो और अपनी कॉपी और पेन ले लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो 1 शुरू करने से पहले सब्जेक्टिव पेपर हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, तरीका वही है। क्या कीवर्ड को करना होता है? क्या अंडरलाइन। फिर उससे रिलेटेड जो जो याद आया बोल लो, क्योंकि उससे फायदा ये है, बोलोगे मैम टाइम वेस्ट होगा। टाइम नहीं वेस्ट होगा, तुम्हारा डबल बार रिविजन हो जाएगा। बाय चांस तुम कुछ भूल रहे होगे तो कुछ नहीं करना है, नोट्स उठा के वापस एक बार देख लेना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड। तो जैसे उन्होंने बोला नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड, तो तुमको क्या याद आया ये बताओ। तो नाइट्रोजनस बेसिस पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सिर्फ 4 ही हैं। कौन कौन से? अगर डीएनए की बात कर रही हूं ना तो फिर बोलोगे मैम यूरासिल भी तो है। हाँ है, मना कौन कर रहा है, पर वो आरएनए के केस में। अगर मैं डीएनए के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस को हम मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्यूरिन जो होते हैं डबल रिंग कार्बन स्ट्रक्चर्स, और पायरामिडिन जो होते हैं सिंगल रिंग कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, अब प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स, तो प्यूरिन्स में कौन आता है? एजी। कैसे याद रखना है? वही गाने से, एजी ओजी, उस वाले गाने से। तो एजी क्या हो गया? तुम्हारा प्यूरिन हो गया। और पायरामिडिन जो बच गया, कौन कौन बच गया? तुम्हारा साइटोसिन और थायामीन। तो अब हमें देखो नाम ही है, वही नाम बस यहां ढूंढने हैं। ठीक, अच्छा दूसरा उन्होंने दिया है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? एक शुगर, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। एक और वर्ड आता है जो तुमको याद होगा, जिसको हम मोनोमर बोलते हैं डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो उसको याद कैसे रखेंगे? न्यूक्लियोटाइड, एंड में टाइड आता है, ट आता है ना। सिमिलरली फॉस्फेट में भी ट आता है। तो ऐसे याद रखोगे, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तुम्हारा शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप है, तो उन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। पर अगर मैं न्यूक्लियोसाइड बोल रही हूं, मतलब सिर्फ शुगर है और क्या है तुम्हारा? नाइट्रोजनस बेस। 2 ही चीज है। ठीक, तो अब इसमें से बताना है कि कौन सी चीज कौन सी है। तो देखो, जो तुम्हारे 4 नाइट्रोजनस बेस हुए, पहले तो उन्हीं को ढूंढ लो। क्या है? एडेनिन, फिर थायामीन, यूरासिल, अब इस केस में यूरासिल दिया है, और साइटोसिन। ठीक है, अब यूरासिल आरएनए में आता है। क्या है वो भी एक पायरामिडिन है। टी की जगह पे लगता है, टी की जगह पे, मतलब जहां डीएनए में टी रहता है, आरएनए में उसी टी की जगह पे आ जाता है क्या? तुम्हारा यू। ठीक, अब बाकी जो बच गए साइटिडीन, ग्वानोसिन, ये दोनों क्या बन गए तुम्हारे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक, चलो आंसर देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन द लिस्ट आर एडेनिन, थायमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन। न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट इन द लिस्ट आर साइटिडीन एंड ग्वानोसाइन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क में जाएगा, मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन हो गया। ठीक, साथ में जहां जहां मैं बोल रही हूँ कि ये सेक्शन ए, सेक्शन बी में जा सकता है, वो भी लिखते चलना। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है जरा बताओ। कैलकुलेशन हम शुरू कहां से करेंगे? अब ये मत बोलना हम शुरुआत से शुरू करेंगे, हाँ वो तो करेंगे ही, पर जल्दी बताओ। एक वर्ड उन्होंने बोला है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जहां भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आता है, कौन सा रूल लगता है वहां पे? चागाफ रूल। क्या बोलता है चागाफ रूल? कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरिन इज टू पायरामिडिन का जो रेशियो है, मिडिन का जो रेशियो रहता है, वो किसके बराबर रहता है? 1 का रहता है। अब प्यूरिन में कौन आता है? ए और जी आता है। और उसके बाद तुम्हारे जो पायरामिडिन में कौन आता है? तुम्हारा साइटोसिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन आता है। ठीक, अब देखो जरा, और ये हमें पता है कि बॉन्ड कैसे लगते हैं। ए के साथ कौन आता है? तुम्हारा टी आता है, हमेशा हमेशा हमेशा। अच्छा, उसके बाद साइटोसिन के साथ कौन आता है? ट्रिपल बॉन्डिंग में हमेशा जी आता है। मतलब इतना लॉजिक तो फिक्स है कि जितना सी होगा उतना ही जी होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अकेले रह के भी कर क्या लेगा, क्योंकि ये कैसा है? ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब डबल स्ट्रैंड चल रहा है। ठीक,
मतलब जो इस स्ट्रैंड में होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें दूसरी स्ट्रैंड में मिलेगा। इस जगह अगर सी लिखा होगा तो इस जगह सी के जस्ट सामने क्या मिलेगा तुमको, जी मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों क्या है, सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है जो बनाते हैं बेस पेयर, जो बेसिकली रीजन रहते हैं दो स्ट्रैंड को जोड़े रखने के लिए, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, अगर याद आ रहा होगा तो देखो जरा, अब उन्होंने पूछा है कि बताओ कितना एडेनिन है इस डीएनए में। तो सबसे पहले तो अपना जो बेसिक नॉलेज है उसका यूज कर लेते हैं। ए जितना है उतना टी है, ए पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क, सी जितना है उतना ही जी है। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये तो आपने 3 लगा दिए ऐसे, वो बॉन्ड्स लगाए, इज इक्वल टू नहीं है, ये बात समझ लेना। साइटोसिन कितना बोला है उन्होंने, 20%। तो हमें पता है कि ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जितना एक स्ट्रैंड में सी होगा या जितना दूसरे स्ट्रैंड में भी सी होगा उसके सामने उतना ही जी होगा। तो अगर ये 20% है तो जी भी क्या हुआ तुम्हारा, 20%। तो देखो अगर यही सेम लॉजिक अगर हम यहां लगा दे कि अगर ये 20% तो ये 20%, ठीक। अगर मैंने बोला कि चलो एज अ होल मान के चलो हर चीज क्या है 100%, अब यहाँ 20-20 मिला के कितना हो गया, 40% हो गया। तो 100% माइनस 40% कितना बचा तुम्हारा, 60% बचा। मतलब इतना क्लियर हो गया कि ये 60% ए और टी मिलाकर है। अब इसी को इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, मतलब ए कितना होगा 30%, क्योंकि अगर 60 का मैं बोल रही हूँ इक्वल डिवाइड करना है मतलब आधा करना है, तो आधा करना है मतलब ए कितना हुआ तुम्हारा 30%, टी कितना हुआ तुम्हारा 30%। यही सीधा सीधा लॉजिक लगा दो कि एडेनिन, प्यूरिन में कौन आता है, एडेनिन और ग्वानिन, लो, और पायरिमिडिन में कौन आता है तुम्हारा थायमिन और साइटोसिन। अब एडेनिन तुमने कैलकुलेट किया कितना 30, ग्वानिन कितना कैलकुलेट हुआ तुम्हारा 20, साइटोसिन कितना कैलकुलेट हुआ तुम्हारा 20, और थायमिन कितना कैलकुलेट हुआ 30। अगर अब ये तुम इस लॉजिक से भी सॉल्व करोगे तो ये 30 + 20 आया 50, अगेन 30 + 20 आया 50, और ये दोनों कैंसिल होके क्या आ गए, 1 के बराबर आ गए। लो, हो गया चागाफ रूल सॉल्व। तो जल्दी बताओ, याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखा हुआ होना चाहिए, तो भैया पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़, कचरा एकदम। क्यों, क्योंकि चागाफ रूल सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही लगता है। सिंगल स्ट्रैंडेड दिया हो तो तुम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या लिख के आओगे कि एक तो चागाफ रूल विल नॉट बी अप्लाइड, और या फिर बोल सकते हैं इनसफिशिएंट डेटा, या फिर क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, पर क्वेश्चन इज रॉन्ग मत लिख के आना। हम बोल सकते हैं कि विद द यूज ऑफ दिस मच इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कांट बी सॉल्व। ठीक, चलो देख लेते जरा इसका क्या एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू चागाफ रूल द डीएनए मॉलिक्यूल शुड हैव एन इक्वल रेशियो ऑफ पायरिमिडिन एंड प्यूरिन। बोला ही प्यूरिन टू पायरिमिडिन रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। प्यूरिन में कौन आता है, ए और जी। पायरिमिडिन में कौन आता है, जो बच गया तुम्हारा टी और सी। चलो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू थायमीन मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ ग्वानिन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू साइटोसिन मॉलिक्यूल। ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी। जितना सी उतना ही जी, जितना टी उतना ही ए। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन थी कि 20% कितना था, साइटोसिन था। इतने देर से मैं क्या बोल रही हूँ कि जितना सी उतना ही जी। तो अगर साइटोसिन है तुम्हारा 20% तो ग्वानिन कितना रहेगा 20%। अब मान के चलो कि ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, यहाँ देखो 40%। द परसेंटेज ऑफ G + C कंटेंट इज इक्वल टू 40%। ठीक, ठीक है। द रिमेनिंग 60% रिप्रेजेंट व्हाट, A + T कंटेंट। अब A + T कंटेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया 4 ही तो बेस पेयर है, 2 तो तुमने ऑलरेडी काउंट कर लिए। अब जो 2 बच गए, दो किस पेयर में मिलते हैं, A और T के पेयर में मिलते हैं। तो अगर तुम्हारा बाकी का बच गया 40%, G और C का रेशियो हो गया 40%, तो बचा तुम्हारा कितना 60%। अब इसी 60% को क्या करना है, इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। सिंस एडेनिन एंड ग्वानिन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्वल नंबर, पर हमेशा इक्वल नंबर किस में, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। The percentage of adenine molecule is 30%। और हमने वापस एक बार काउंटर चेक भी कर लिया था रेशो में रख के। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। ठीक है, 5' to 3' उन्होंने दे दिया है डीएनए स्ट्रैंड का, ठीक है, आ गया समझ में। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, वर्ड आया कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जहां ए लगेगा वहां टी लगेगा। ठीक, इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब देखो, अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ये दो चीजों को देख के। जैसे तुम देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री, तुम तो देखना शुरू करोगे कि यहाँ 5' है, तुम यहाँ लिखोगे 3', ए की जगह लिखोगे टी, फिर लिखोगे ए, फिर लिखोगे सी, जी, टी, ए, फिर आएगा जी, सी, सॉरी, सी, जी,
ओके फिर आएगा तुम्हारा, यहाँ पे चल रहे थे अपन सी जी, फिर आएगा तुम्हारा वापस टी ए और एंड सो ऑन, और एंड में 3 डैश का एंड का कर दोगे 5 डैश। पर फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ये तो गलत लिखा है क्वेश्चन। क्या देख के? जैसे तुम बोलोगे अरे मैम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तो 3 डैश टू 5 डैश एंड होता है इसका, हाँ कहाँ लिखा है, कहाँ मना थोड़ी ना कर रहे हो, पर वो बोल रहे हैं, वो आंसर किस फॉर्म में मांग रहे हैं, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मांग रहे हैं जो हम लिख रहे थे कि ए की जगह टी लगाया, टी की जगह ए लगाया, जी की जगह सी लगाया, सी की जगह जी लगाया, वो सब सही है, पर उन्होंने बस एक वर्ड दे दिया और तुम कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला उनको आंसर क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का ही चाहिए, बस उनको डायरेक्शन किस फॉर्म में चाहिए, 5:3। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, पहले इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री उतार लो और उसके बाद इसका पूरा उल्टा लिख दो। कुछ आया समझ में? अब बोलोगे मैम इतनी क्यों जबरदस्ती मेहनत करा रहे, क्योंकि वो बेसिकली तुम्हारा अवेयरनेस चेक करना चाहते कि तुम कितना अवेयर हो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो तुमने 5 डैश का पहले 3 डैश एंड उठाया, फिर टी ए सी जी, वापस टी ए सी जी, टी ए सी जी, हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद टी ए, फिर सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, ये लिख लिया। 3 डैश एंड था, यहाँ 5 डैश एंड लगा लिया। हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे क्या, 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड। तो अब तुम आंसर जब लिखोगे, अपना फाइनल आंसर लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब लिखोगे 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड, और ये जो यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखना, यहाँ शुरू करोगे कि सबसे पहले क्या है, जी है, फिर तुम्हारा सी है, फिर ए है, और फिर टी है। कुछ आ रही है कहानी समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वापस 2 मार्कर में आएंगे। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछना ही गलत है। अरे उनको उस डायरेक्शन में आंसर चाहिए तुमसे। कुछ आ रही है कहानी समझ में? चल मूव करते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो देख लो क्या लिखा है सोल्यूशन। द डीएनए स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू बेस पेयर, हेंस इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, ये लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन, देन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड डायरेक्शन विल बी 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड। बट ऑब्वियस हम सबसे पहले 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो है कॉम्प्लीमेंट्री, पर उन्होंने आंसर किस फॉर्म में पूछा है, वो पूछ रहे 5 डैश एंड से 3 डैश एंड में बताओ। तो पहले तो तुम अपना आंसर निकाल लो और फिर लिखो फाइनल आंसर वुड भी, यहां से लिखो यहाँ पे, और बस ये जी जी, सी सी, ए टी, बस उसको क्या कर दो, घुमा दो, रिवर्स कर दो। ठीक, अच्छा बताओ अगर यही क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता, पर वो पूछते कि एमआरएनए बताओ, तो क्या डिफरेंस आता? सिर्फ जहां तुमने आंसर में टी लिखा है ना, उस जगह क्या लिखते तुम, यू लिख के आते। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इजी था ये, ठीक है, पर वापस था इजी, पर तुम क्या करोगे, तुम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम सिर्फ ये देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री और लिख के आ जाओगे आंसर। अरे पूरा तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, कौन से डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। बहुत बार सिंपल लग रहा है पर वो आंसर रिवर्स में पूछ रहे, वो तो हमको भी आता है पर तुम लोग भूल जाओगे, वो नहीं करना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, अब देखो, अब ध्यान से सुनना है, क्या सुनना है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब यहाँ से कीवर्ड करना शुरू करेंगे, अंडरलाइन, कोडिंग स्ट्रैंड। जैसे कोडिंग स्ट्रैंड बोला तो बताओ क्या कोडिंग स्ट्रैंड काम का होता है? नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड तो कुछ कोड ही नहीं करता, फिर भी उसका नाम कोडिंग है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, चिल करता है ना। मैंने याद करवाया था, सी फॉर चिल, सी फॉर कोडिंग। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बैठा रहेगा। वो तो वैसे भी कभी ट्रांसक्राइब होने ही नहीं वाला है जीवन में। सिर्फ उसका क्या यूज करते हैं हम, रेफरेंस बताते रहते हैं कि अपस्ट्रीम प्रमोटर है, डाउनस्ट्रीम टर्मिनेटर है, बस उसका काम आता है। फिर एक्चुअल में कौन काम आता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, कोडिंग और टेम्पलेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर कोडिंग में ये लिखा होगा तो इसी का उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री, उल्टा नहीं बोल सकते, कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लिखा होगा, टेम्पलेट में। और एक्चुअल में एमआरएनए कौन बनाता है, टेम्पलेट बनाता है। कुछ आ रहा है समझ में कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज। ठीक है, ये लिखा है तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड, पर कोडिंग कोड नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते। पहले हम इस कोडिंग से हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। फिर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनाएंगे, अपना एमआरएनए बनाएंगे। देखो 3 स्टेप में ये फॉलो होगा। ठीक, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, और वो पूछ क्या रहे इसका, तो डायरेक्ट इसको उठा के कोड मत कर लेना। ठीक, तो सबसे पहले ये 5 डैश है, लिखो यहाँ 3 डैश। अब मैं क्या बना रही हूँ, टेम्पलेट। तो अभी टी की जहां ए है और टी आना चाहिए वो टी चलेगा, क्योंकि टेम्पलेट और कोडिंग किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। तो टी है, ए है तो आएगा यहाँ पे टी, टी है तो आएगा ए,
फिर आएगा C, फिर आएगा G, फिर आएगा T A C G T A C G T A C G T A C G एंड सो ऑन, बहुत सारा लिखा हुआ है, बस 3 डैश एंड की जगह पे आ जाएगा 5 डैश एंड। अब उन्होंने पूछा किसका है, mRNA का। हमको पता है कोडिंग नहीं डिकोड होता, क्या होता है ट्रांसक्राइब, टेम्पलेट होता है। हमने टेम्पलेट बना ली स्टेप 1। अब इसका क्या करोगे, अब इसका mRNA बनाएंगे, है ना। तो क्या क्या क्लू है कि सेम एज इट इज लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, बस जहां टी आना चाहिए था वहां क्या लगाओगे, यू लगाओगे। देखो जरा, अच्छा सिमिलरली ये 3 डैश का क्या बनेगा, 5 डैश बनेगा, बहुत बढ़िया। अब टी की जगह क्या आएगा, वो तो ए ही आएगा। ए की जगह क्या आना होता है, टी आना होता है, पर ये क्या है, एक mRNA, तो अब क्या लिखोगे तुम, ए यू, ठीक है। फिर आएगा जी सी, फिर वापस आएगा ए यू जी सी, ए यू जी सी एंड सो ऑन, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, और एंड में 3 डैश एंड। तो ये रहेगा तुम्हारा आंसर। अब तुम लोग क्या गलती कर लोगे, तुम लोग देखोगे mRNA, बस मतलब एक ही दिमाग में चल जाएगा कि जहां टी आना है वहां यू लगा देंगे और तुम आंसर गलत लिख के आ जाओगे, ठीक। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन तो हमने वैसे ही देख लिया है, फिर भी देख लेते हैं। तो इफ द कोडिंग स्ट्रैंड इज इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज दिस, तो हमारी पहली स्टेप क्या रही, हम क्या करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएंगे, 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड वुड बी दिस। अब हमें पता है कि टेम्पलेट ही एक्चुअली क्या होती है, ट्रांसक्राइब होती है, तो अब उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है, जो mRNA है। इट इज नोन दैट द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज सेम एज अ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA, हाउएवर इन RNA थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, हेंस द सीक्वेंस ऑफ mRNA वुड बी, जहां T था वहां U लगा दिया, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सिंपल है, बस पूरा पढ़ लेना क्योंकि आता सब है। इतना से एक वर्ड अगर मिस कर गए, अगर तुम डायरेक्शन मिस कर गए, आंसर गलत। अगर तुमने ये मिस कर दिया कि अरे वो mRNA पूछ रहे पर क्वेश्चन में उन्होंने कोडिंग दिया है, टेम्पलेट नहीं दिया है, तो पहले तो तुम्हें टेम्पलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सा गलती से मिस नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लेड वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथाइज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सप्लेन। वो पूछ रहे हैं बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है डीएनए डबल हेलिक्स की जिसकी वजह से वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि भैया जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, वो सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में। तो देखो तुम्हें पता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, अच्छा जल्दी बताओ दोनों डीएनए स्ट्रैंड कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है, और किस टाइप के बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है, दोनों स्ट्रैंड में बोल रहे हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन किस स्ट्रैंड से जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो चलो शुरू करते हैं अपना आंसर। Watson and Crick observed that 2 strands of DNA are anti-parallel and complementary to each other with respect to their base sequence. This type of arrangement in DNA molecule led to the hypothesis that DNA replication is semi-conservative. अरे सीधा सा लॉजिक है जो Watson and Crick ने फाइंड आउट किया अपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मॉडल में, डबल हेलिक्स मॉडल में, वही तो पॉइंट्स बेस बने होंगे उनको और पता लगाने के लिए कि ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव वे से हो रहा है, एक हाइपोथेसिस देने के लिए। ये अलग बात है कि उस हाइपोथेसिस को प्रूफ एक्सपेरिमेंटली किसी और ने किया था, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इट मींस दैट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट एंड देन ईच ऑफ दीज सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. As a result, each DNA molecule would have one parental strand and one newly synthesized daughter strand. Since only one parental strand is conserved in each daughter molecule, it is known as semi-conservative mode of replication. हुआ क्लियर इतना? अच्छा इसी से याद आया, अब ये इतना सिंपल वो नहीं पूछेंगे, अगर उन्होंने ये पूछा भी ना तो जनरली ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा क्योंकि उसका इतने पूरे का आंसर सिर्फ इतना ही है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे वो क्वेश्चन को, अगर उनको और ये क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ानी है, यहीं से ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें ये बना देंगे उसका पार्ट 1, ठीक है, 1 मार्क का, जिसमें एंटी पैरेलल लिखोगे तो आधा मार्क मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो आधा मार्क मिलेगा। बाकी के बचे हुए 2 मार्क के लिए वो पूरा का पूरा तुमसे सीधे या तो सेमी कंजर्वेटिव जो टेक्निक है वो पूछ लेंगे कि बताओ किस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है, या रेप्लिकेशन के ही कुछ पार्ट्स पूछ लेंगे, या फिर जो साइंटिस्ट है हमारे जिन्होंने प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेशन होता है, उनका पूरा एक्सपेरिमेंट पूछ लेंगे। तो जब ये आंसर देखो तुम्हारी बुक में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्क में आएगा, ठीक है। और क्या है आंसर, सिर्फ एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं ना, ये हुए इस आंसर के कीवर्ड्स। इतना लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे, पर वो लिख के आना, ऐसा नहीं कि बाकी सब कुछ लिख दिया और वही मेन चीज नहीं लिखी, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
Depending upon the chemical nature of the template, DNA or RNA, the nature of nucleic acid synthesized from it, DNA or RNA, list the type of nucleic acid polymerase. अब अपन को बात ये तो बहुत इजी है, ज्ञात करो, मैंने बताया था कि जो DNA से DNA बनाता है उसको क्या बोलते हैं, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। जो DNA को पढ़ के RNA बनाता है उसको क्या बोलते हैं, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। यही तो पूछ रहे हैं, वापस ये 1 मार्कर क्वेश्चन आया, सेक्शन ए का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव में सिंपल नहीं देंगे, वो जनरली तुमको फंसाएंगे। ये क्वेश्चन पूछिए कि पॉलीमरेज में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर कंपेयर किया जाए ट्रांसक्रिप्शन में, तो वहां पे अगर याद होगा प्रोकैरियोटिक में एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है और वही यूकैरियोटिक में 3 होते हैं, और तीनों क्या क्या बनाते हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है इंटेक्स क्वेश्चन का। इंटेक्स मतलब जो अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहां पे ज्यादा मार्क्स है, उसके वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, वापस जिनको पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखो पॉलीमरेज ने खुद ही चीख चीख के बता रहे कि भैया मैं क्या पढ़ रहा हूं, मतलब किसको कोड मतलब पढ़ा रीडिंग कर रहा हूं और फिर क्या बना रहा हूं। जैसे अगर लिखा है डीएनए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि वो उसको पढ़ रहा है, तो डीए पॉलीमरेज का नाम क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए को रीड कर रहा है। अगर डीएनए ही बना रहा है जैसे रेप्लिकेशन में होता है, तो उसका नाम क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर वो डीएनए को पढ़ रहा है पर एमआरएनए बना रहा है या ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो उसका नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हुआ क्लियर? चलो तो देखो, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज डीएनए एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, whereas डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज अ डीएनए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग mRNA या जनरल आरएनए। इसी को क्या बोलते हैं हम, अगर डीएनए टू डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, ठीक। चलो मूव करते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो लिखो इसके कोने में, यह है 3 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन बी का। सीधा सीधा वो डायग्राम के साथ तुमको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं कि बताओ हर्शे एंड चेज ने कैसे प्रूव किया कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। तो क्या करोगे, पूरा का पूरा डायग्राम बनाओगे कि सबसे पहले किसको लिया इन्होंने एज ए एजेंट या टेस्टिंग के लिए मॉडल, किसको लिया, एक बैक्टीरियोफेज को लिया, जिसका इन्फेक्शन जिसको मतलब उन्होंने और सैंपल मतलब लिया क्या, होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन लिया, तुम्हारा बैक्टीरिया ई कोलाई लिया। अब बैक्टीरियोफेज में स्पेशलिटी क्या थी कि एक में क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया। सिंस सल्फर अमाइनो एसिड का पार्ट होता है और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट है वहां एक जगह रेडियो एक्टिव बना, वहीं दूसरी जगह रेडियो एक्टिविटी कहां शो हुई, उस डीएनए के अंदर। बस फिर क्या कराया, इन्फेक्शन कराया और फिर ऑब्जर्वेशन किया। मतलब ये हुआ सेक्शन बी, 3 मार्क का क्वेश्चन। ऐसे में क्या करोगे, ये डायग्राम भी बनेगा। याद रखो, बहुत बार एग्जाम में मेंशन नहीं करते वो क्वेश्चन के साथ कि डायग्राम बनाना है, पर जब तुम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन पेपर के टॉप पे इंस्ट्रक्शन की आखिरी लाइन लिखी रहती है, वेर एवर रिक्वायर्ड ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। मतलब भले क्वेश्चन के अंदर वो बोले या ना बोले, तुम डायग्राम बना के आओगे, ठीक। पूरा का पूरा एज इट इज बनेगा। वही देखो क्या किया, बैक्टीरियोफेज लिया, एक में क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया, कितना 35 का, जो किसका पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है। दूसरा क्या करोगे, फॉस्फोरस लोगे, कितना, रेडियो एक्टिव 32 वाला है ना, 32 वाला आइसोटोप लोगे। अब क्या करोगे, पहला इन्फेक्शन कराओगे, सिंस बैक्टीरियोफेज है तो वो किसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को, लो कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, उसको ग्रो करने दोगे, है ना, मतलब ब्लेंड होने दोगे। एंड में ब्लेंड होने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और चेक करोगे, तो क्या करोगे, सेंट्रिफिकेशन करोगे। जब सेंट्रिफिकेशन करोगे तो ई कोलाई के अंदर एक में तुमको कुछ मतलब ई कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, अगर वहां कुछ भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही, मतलब समझ जाओ कि वहां पे तुम्हारा जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो डीएनए के अंदर नहीं रहा, वो प्रोटीन कोड के फॉर्म में बाहर ही घूम रहा है, ठीक है। मतलब अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज में जो ऊपर का कवर होता है, जो कैप्सिड होता है या जो कैप्सूल होता है, वो बाहर ही छूट जाता है, सिर्फ अंदर का जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है। और अगर वही दूसरे में तुमने देखा, सेंट्रिफिकेशन किया, एनालिसिस किया और तुमको अगर रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई के अंदर मिलने लगी, और वो अंदर किस फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि डीएनए पहुंच गया है। डीएनए का एक इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। कहां होता है वो फॉस्फोरस, फॉस्फेट के फॉर्म में। और वहां अगर तुमको रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव फॉस्फोर मिल रहा है, मतलब सीधा सीधा समझ जाओ कि तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, कुछ और नहीं बल्कि डीएनए है। पर याद रखना, जहां फॉस्फोरस तुमको मिल रहा है सेल के अंदर, वहां तुम्हें सुपरनेटेंट में क्या मिलेगा,
कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, है ना। और वही दूसरे वाले कल्चर में जहां पे तुमने डीएनए नॉर्मल लिया था बट तुम्हारा प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था सल्फर के कारण, तो वहां जो तुम्हारा सुपरनेटेंट बच गया वहां तुमको रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए हम पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करके आएंगे। चलो देख लेते हैं आंसर। हर्षे एंड चेज वर्क विद बैक्टीरियोफेज एंड इकोलाई टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। दे यूज डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू लेबल डीएनए एंड प्रोटीन कोड ऑफ द बैक्टीरियोफेज। They grew some bacteriophage on the medium containing radioactive phosphorus to identify DNA and some on a medium containing radioactive sulfur to identify protein. Then these radioactive label phages were allowed to infect E. coli bacteria. After infecting, the protein coat of the bacteriophage was separated from the bacterial cells by blending and then subjected to the process of centrifugation. Since the protein coat was lighter, it was found that the supernatant while क्योंकि प्रोटीन कोड लाइट रहता है, डीएनए डेंस रहता है, while the infected bacteria got settled at the bottom of the centrifugation tube. Hence it was proved that DNA is a genetic material as it was transferred from virus to bacteria. हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाओगे और इसमें कुछ भी लिख के आ जाओगे और मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा है तुम्हारा एमआरएनए एंड टीआरएनए। अब अगर बोलोगे मैम एमआरएनए टीआरएनए तो हम बता सकते हैं एक मैसेंजर है एक ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, या एक सल्यूबल टीआरएनए, कोई सल्यूबल आरएनए बोलते हैं एसआरएनए, ठीक है। अगला है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। मैम ये भी इजी है। अब मैंने ऊपर वाले पे स्टार क्यों मार्क करवाया, क्योंकि दोनों बहुत ही ना क्लोजली हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड के ही नहीं, वो तो एंट्रेंस एग्जाम के भी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बस ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला डिस्कशन जिसका नाम है रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट। तो देखो जरा इसका आंसर देख लेते हैं। रेपिटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए, तो अगर याद होगा जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि डीएनए में भी पूरी सारी चीजें काम की नहीं होती, कुछ होती है जो एकदम बकवास होती है। बकवास इन व्हाट सेंस? बार बार बहुत टाइटली बाउंड रहती है, जो किसका पार्ट रहती है? हेटेरोक्रोमैटिन का। और जो काम का पोर्शन रहता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोलते हैं उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं। पर अगर याद होगा जब मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया था तो यही रेपिटेटिव डीएनए किसका बेस बनता है? हमारे फिंगरप्रिंटिंग का। तो रेपिटेटिव डीएनए बेसिकली क्या होता है? छोटा छोटा डीएनए का स्ट्रेच होता है जो बहुत बार रिपीट होता जाता है, इतना रिपीट हो जाता है कि 100 से लेके 1000 टाइम रिपीट हो सकता है। अब बोलोगे मैम पर वो कोड तो नहीं करता ना। हाँ, जनरली वो कुछ कोड नहीं करता, पर कभी कभी जो मिडिल वाला पोर्शन रहता है रेपिटेटिव डीएनए का वो कभी कभी प्रोटीन बना देता है। अब वही बात करें हम सैटेलाइट डीएनए की, तो सैटेलाइट डीएनए तो भैया प्योरली नॉन कोडिंग रीजन है, ये याद रखो। वो सैटेलाइट डीएनए भी एक रेपिटेटिव डीएनए का ही पार्ट है। देखो दोनों में अंतर है। ये कुछ उसी टाइप का हो गया। मैं बोल रही हूँ कि जैसे तुमको मैंने पढ़ाया था कि जो कार्सिनोजन है वो सारे के सारे क्या है? म्यूटाजन है, पर सारे म्यूटाजन कार्सिनोजन नहीं है। सेम ऐसे कुछ मैं बोल रही हूं कि सारे सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? रेपिटेटिव डीएनए, पर सारे रेपिटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए नहीं होते। कुछ आ रही है बात समझ में? मतलब सैटेलाइट डीएनए बेसिकली बने ही किसके? रेपिटेटिव डीएनए के बने, पर रेपिटेटिव डीएनए और भी कुछ पोर्शन बना सकता है। अगर तुमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद हो जब मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताया था, तो सैटेलाइट डीएनए टीलोमेरिक पोर्शन पे मिलते हैं, ठीक है। वापस वो किसके बने होते हैं? रेपिटेटिव डीएनए के। पर रेपिटेटिव डीएनए तुमको सेंट्रोमियर वाली जगह पे भी मिल जाएंगे। फिर सेंट्रोमियर के आसपास जो जगह है, काइनेटोकोर के आसपास जो डीएनए के पास जगह, अगर याद करो कुछ इस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो उस वाले रीजन में भी मिल जाएंगे। तो कुछ कहानी आ रही है समझ में? ये रहा तुम्हारा डीएनए। अब बोलोगे मैम समझ में नहीं आ रहा, चलो अपन व्हाइट स्लाइड पे, एकदम फ्रेश स्लाइड पे बना के दिखाते हैं। तो जरा देखो ध्यान से। तो सपोज करो अगर याद होगा सेम डायग्राम बना रही हूँ, इस टाइप का डायग्राम बनाया था। ये हो गया दोनों आर्म्स, ऊपर वाली हो गई पी आर्म, नीचे वाली हो गई क्यू आर्म। ये हो गया काइनेटोकोर वाला रीजन, ये हो गया सेंट्रोमियर वाला रीजन। अब अगर याद होगा तो मैंने कुछ इस तरीके से तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था कि ये वाला जितना पोर्शन है जिसको मैं ब्लू से कवर कर रही हूँ, ये है तुम्हारा हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट, ठीक है। और हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट कुछ और नहीं बल्कि रेपिटेटिव डीएनए का ही बना होता है। और जो ऐसे अलग से इतना पोर्शन निकल के आता है इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ध्यान से देखो
देखोगे तो सैटेलाइट डीएनए खुद बना है रेपिटेटिव डीएनए से, पर मैं क्या बोल रही हूँ, सैटेलाइट डीएनए बना होता है रेपिटेटिव डीएनए का, पर रेपिटेटिव डीएनए के कुछ और भी चीजें बना सकता है। जैसे रेपिटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए में तो है, साथ में ये सेंट्रोमियर के आसपास वाले रीजन में भी है, जिसको हम हेटेरोक्रोमैटिन भी बोलते हैं। और ये जो सिर्फ खाली जगह बच गई है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या है, यूक्रोमैटिन वाली जगह है। ठीक, तो यही चीज मैं बताना चाह रही थी। तो देखो जरा ध्यान से, क्या डिफरेंस रहा कि रेपिटेटिव डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट है डीएनए के सीक्वेंस दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स, ठीक, जो कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, अप टू 100 और 1000 टाइम्स। वही तुम्हारा जो सैटेलाइट डीएनए वो क्या है, वो खुद बना है एक रेपिटेटिव डीएनए से, ठीक है, पर वो किसी भी चीज के लिए क्या करेगा, कोड नहीं करेगा, बट वही रेपिटेटिव डीएनए कोड कर भी सकते हैं। ठीक, अब मूव करते, कभी कभी कोड कर देते हैं। अब करते हैं मूव हम अगले वाला डिफरेंस पे, जो है एमआरएनए एंड टीआरएनए। ये तो इजी है। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए, या उसी का दूसरा नाम सोल्यूबल आरएनए। टीआरएनए किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। वही एमआरएनए किसकी तरह काम कर रहा है, एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। किस में, ट्रांसलेशन में। ठीक है, देख लो, एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब अच्छा, तो ट्रांसक्रिप्शन में वो बना, पर ट्रांसलेशन में क्या हुआ उसका, वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बना जरूर है, फॉर्म जरूर हुआ है ये ट्रांसक्रिप्शन में, पर एक्चुअल में टेम्पलेट की तरह काम कौन सी प्रोसेस में करेगा, टेम्पलेट में काम कौन सी प्रोसेस की तरह, मतलब टेम्पलेट को हम कंसिडर कौन सी प्रोसेस के लिए करेंगे, ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि उसी का तो बेस रखते हैं हम, और उसमें जो जो कोड लिखा हुआ रहता है वो पढ़ता कौन है, तुम्हारा टीआरएनए, क्योंकि वो क्या है, एक एडाप्टर की तरह। टीआरएनए में कौन सी जगह रहती है, एंटी कोडॉन वाली जगह रहती है, जो पढ़ती है कि एमआरएनए में आखिरकार भैया लिखा क्या है। तो जो एमआरएनए है वो तो है हमारा मैसेंजर आरएनए, एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड मोर स्पेसिफिकली, ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, पर फॉर्म कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में। ठीक, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल था ही, स्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अच्छा, टीआरएनए पे आओ। टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक्ट एज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट कैरीज अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कैसे, टीआरएनए याद करो, दो साइड्स होती है, एक पे अमाइनो एसिड बाइंड होता है, एक पे तुम्हारा एंटी कोडॉन वाली जगह रहती है। वो एंटी कोडॉन इसी एमआरएनए के क्या रीड करती है, कोडॉन्स रीड करती है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्लोवली शेप। अगर मैं पूछूं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या बोलोगे, इन्वर्टेड एल। ये भी लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में। चलो अगला डिफरेंस देखते हैं, किसके बीच में है, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। कहां पढ़ा था तुमने ये, जल्दी बताओ। ट्रांसक्रिप्शन में। तो कोडिंग क्या करता था, कुछ नहीं करता था, चिल करता था। बेसिकली कोडिंग का रेफरेंस हम यूज क्यों करते थे, कोडिंग को रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए, कि प्रमोटर कहां पे है तुम्हारा, टर्मिनेटर कहां पे, काम का क्या था तुम्हारा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी एक तुम्हारा डिफरेंस का बेसिस बन सकता है। तो हमें पता है पॉलीमरेज जो है वो 5'N to 3' कोड करता है, तो इसका जस्ट उल्टा कौन रहेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब 3'N to 5'N। और जो कुछ नहीं करेगा, चिल करेगा, जिसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, जो बेसिकली कुछ कोड ही नहीं करता, वो रहेगा तुम्हारा 5'N से लेके 3'N में। ठीक है, तो चलो डिफरेंस देखते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बट ऑब्वियस, कोडिंग क्या करेगा, कुछ नहीं भैया, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए बैठा रहेगा, नहीं तो कुछ कोड नहीं करता। कोडिंग स्ट्रैंड इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट हैज द सेम बेस सीक्वेंस एज दैट ऑफ एमआरएनए एक्सेप्ट थायमीन दैट इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन डीएनए। सो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा कोडिंग और जो एमआरएनए बनेगा सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन तक सेम रहेगा, क्योंकि पॉलीमरेज ने जो एमआरएनए बनाया वो कौन से डायरेक्शन में बनाया, 5'N to 3'N, और कोडिंग खुद भी क्या है, 5'N to 3'N। वहीं टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में है, 3'N to 5'N, पर एक्चुअल में कुछ करता है क्या, नहीं करता। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ, पहली बात तो ये डीएनए का पार्ट है, तो यहाँ क्या रहेगा, थायमीन। वही अगर एमआरएनए में देखो तो क्या रहेगा वहां पे, टी की जगह पे यू रहेगा, पर वो तो पूछा ही नहीं है। पूछ किसके बीच में रहे, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड के बीच में। तुम चाहो तो एक और चीज बोल सकते हो कि कोडिंग स्ट्रैंड कुछ कोड नहीं करता, एज अ रेफरेंस पॉइंट हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो ये भी डिफरेंस है। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
लिस्ट 2 एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अरे 2 एसेंशियल क्या, बहुत सारे एसेंशियल ही रोल है, वो तो मेन रीजन है बेसिकली। जब छोटा यूनिट राइबोसोम का, याद करो तुमने राइबोसोम कहाँ पढ़ा था, आरआरएनए के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में वो 2 सब यूनिट्स में रहता है। जब उसको एक्टिव होना रहता है तो सबसे पहले छोटा सब यूनिट आके किस पे अटैच होता है, तुम्हारे एमआरएनए पे, फिर आता है बड़ा सब यूनिट। जैसे ही बड़ा सब यूनिट आता है, याद करो उसके 3 रीजन्स रहते हैं, है ना, ए रीजन, पी रीजन और ई रीजन। तो वहां से कौन एंटर करता है, तुम्हारा टीआरएनए एंटर करता है, मतलब वो तो साइट ही है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आर एज फॉलोज। राइबोसोम एक्ट एज अ साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। वो तो जगह ही है जहां पे एमआरएनए रीड हो रहा है, डिकोड हो रहा है। कौन डिकोड कर रहा है, टीआरएनए डिकोड कर रहा है। पर टीआरएनए है कहां पे, एक राइबोसोम के सब यूनिट ने किसको पकड़ के रखा है, एमआरएनए को। राइबोसोम के बड़े यूनिट ने किसके लिए साइट रखी है, टीआरएनए को। और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ रहे हैं और प्रोटीन की लंबी चेन बनती जा रही है। प्रोटीन की नहीं, अमाइनो एसिड की चेन बन रही है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. The smaller subunit come in contact with mRNA and form a protein synthesizing complex, whereas the larger subunit act as an amino acid binding site. जहाँ पे कौन आता है, tRNA आता है. Ribosome act as a catalyst for forming peptide bond. For example, 2s rRNA in bacteria act as ribozyme. तो यही सारा तो डिस्कस किया, उसी को पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया. चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10. In the medium where E. coli was growing, lactose was added. लो आ गया E. coli और lactose वर्ड आ गया, मतलब पक्का वो किसकी कहानी पूछने वाले, लैक ओपेरॉन की कहानी पूछने वाले। अगर थोड़ा सा भी पूछ रहे हैं, पूरा लैक ओपेरॉन के बारे में लिख के आना है, ठीक है। वापस इस क्वेश्चन को मार्क करो 3 मार्कर में या फिर ज्यादा बड़े मार्कर में, पर बड़े मार्कर में जनरली केस स्टडी जाता है, पर वापस केस स्टडी में वो कुछ और बोलेंगे, पूछेंगे तो वही जो उनको पूछना है। तो लैक ओपेरॉन बहुत अच्छा टॉपिक है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछने के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो 3 मार्कर में भी, मतलब सेक्शन बी में भी और तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड में भी, ठीक है, जो 4 मार्क का आता है। चलो मूव करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक मीडियम है जहां पे ई कोलाई ग्रो हो रहा है, लैक्टोज वाज एडेड, तो लैक्टोज ऐड किया गया, which induces the lac operon. Then why does lac operon shut down sometime after addition of lactose in the medium? ये पूछ रहे हैं कि लैक्टोज ऐड किया गया पर कुछ टाइम बाद लैक ओपेरॉन बंद हो गया, क्यों? तो कहानी शुरू करते हैं। लैक ओपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज मेड अप ऑफ 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन, नेमली एन ऑपरेटर जीन, अ प्रमोटर एंड अ रेगुलेटर जीन। अगर याद होगा, तुम लैक ओपेरॉन को जिस तरह बनाते हो, यहाँ पे तुम क्या बनाते हो, तुम्हारा प्रमोटर, ठीक है, यहाँ पे बीच में आई जो क्या करता है, इनिबिट करता है, फिर वापस आता है तुम्हारा प्रमोटर, फिर आता है ऑपरेटर और फिर तुम्हारा मेन जीन आता है जिसमें रहता है Z, Y और A, ठीक है। तो ये वाला जीन तो बाद में आते हैं, पर ये ऑन एंड ऑफ किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा डिपेंड है तुम्हारे ऑपरेटर वाली जगह पे। अगर ऑपरेटर वाली जगह बाइंडेड है किसी और प्रोटीन के साथ, इसका नाम रिप्रेसर है, तो ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। अगर नहीं है, खाली है, तो तुम्हारा पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा, ठीक। It works in the coordinated manner to metabolize lactose into glucose and galactose. मतलब बेसिकली लैक ओपेरॉन को ऑन करने का मोटो क्या है कि जो लैक्टोज है ये थोड़ा मोनोमर है, मोनोमर नहीं, ये डायमर है। डायमर मतलब 2 मोनोमर से मिलके बना है, दोनों मोनोमर का नाम क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब ई कोलाई है, उसको अभी तक क्या मिल रहा था, ग्लूकोज मिल रहा था, तो उसने लैक्टोज देखा भी नहीं, आने दो, क्या करना है, पर मैं तो सिंपल फॉर्म को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करूंगा और अपना एनर्जी निकाल लूंगा, पर उसको लैक्टोज दे दिया। अब लैक्टोज एक्टिवेट कब होगा, जब ग्लूकोज नहीं होगा। याद रखो, अगर एक मीडियम है तुम जिसमें ग्लूकोज भी दे रहे हो, लैक्टोज भी दे रहे हो, तो कभी लैक ओपेरॉन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना सेल को। बैक्टीरिया बोलेगा जब मेरे पास सिंपल फॉर्म है जिससे मैं एनर्जी ऑब्टेन कर सकता हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करूं, फिर उससे एनर्जी, मतलब कितना ज्यादा उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। हमेशा सेल सिंपल तरीका ढूंढता है। अब लैक ओपेरॉन एक्टिवेट कब होगा, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। अब बेचारे बैक्टीरिया ने बोला अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, लो अब क्या करना पड़ेगा, वही लैक्टोज को यूज करना पड़ेगा। उसके जो ये 3 एंजाइम है Z, Y है, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। एक से निकलेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करेगा, इसी लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा और कौन से 2 मोनोमर्स बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और फिर वो जो सेल है बेचारा हमारा ई कोलाई वाले भैया है ना, भैया नहीं बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा, इससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा, ठीक। तो याद रखना है अपन को यहाँ पे कि 3 कंडीशन मैं दे रही हूँ तुमको। अभी इस क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये चीज बता रही हूँ, है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वे में ये ऐसे ही आ जाता है एग्जाम में,
और फिर तुम कुछ भी लिख के आ जाते हो। 3 चीजें बता रही हो। पहली चीज, पहली कंडीशन, ये हमने वहां भी पढ़ा था जब मैंने लैकोपेरॉन तुम्हें समझाया था। पहली कंडीशन, जब एक बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, बताओ क्या लैकोपेरॉन ऑन होगा? नहीं होगा। वो किस पे फोकस करेगा? ग्लूकोज पे। ठीक, एक बैक्टीरिया है जिसके पास लैकोपेरॉन, अब एक बैक्टीरिया है जिसके पास ग्लूकोज खत्म हो चुका और लैक्टोज है, अब बताओ लैकोपेरॉन ऑन होगा? हाँ होगा, क्योंकि लैक्टोज ही सिंपल सोर्स है उसको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तीसरा कंडीशन कि अगर बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज भी नहीं लैक्टोज भी नहीं, अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं ऑन होगा। अब जब सबस्ट्रेट ही नहीं है तो लैकोपेरॉन को ऑन करके किसको डाइजेस्ट करवाओगे? कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो वो किसी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड इंड्यूसर। तो तुमको मैंने बताया था इंड्यूसर कौन होता है? रोकने वाले को रोकता है। अब बताओ, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब इसको ऑन करना है तो ये वाली जो जगह है जहां पे ऑपरेटर लिखा है वो खाली होनी चाहिए, पर ये क्या ये खाली रहती है क्या? नहीं, यहाँ पे तो ब्लॉक की हुई रहती है। किसने ब्लॉक किया हुआ रहता है? रिप्रेसर ने। अच्छा, रिप्रेसर क्या है? वापस एक प्रोटीन है। प्रोटीन है तो मतलब किसने कोड किया होगा? पक्का एक एमआरएनए कोड किया होगा। ये एमआरएनए किसने बनाया होगा? यही जो आई जीन है उसने बनाया था। अब ये जब लैक्टोज किसकी तरह काम कर रहा है? इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब ये रोकने वाला रिप्रेसर है, उसको रोक रहा है, यहाँ आके ये पूरी प्रोसेस ब्लॉक कर रहा है। ठीक, इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड, मतलब रोकने वाले को ही रोक दे रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है। वंस द लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज, बट ऑब्वियस अब यहाँ की जगह खाली हो गई, यहाँ कौन आके जुड़ जाएगा? तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, क्योंकि ये क्या हो रहा है? एक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब जैसे ही आके जुड़ेगा इस वाली जगह पे तो फिर वो क्या ट्रांसक्राइब करने लगेगा? बट ऑब्वियस जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन, जो मेन जीन है जिसमें लैक जेड, लैक वाई, लैक ए है, जो क्या कर रहा है? किसके लिए कोड कर रहा है? एक कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, एक कर रहा है तुम्हारा परमियस के लिए, और एक कर रहा है ट्रांस असाइटेलेज के लिए। ठीक है, चलो देखो जरा आगे क्या लिखा है। हेंस द थ्री स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस their product and respective enzymes are produced। ठीक है, हुआ क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन, ये तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि लैकोपेरॉन काम कैसे करता है। क्वेश्चन ये था कि जैसे ही लैक्टोज डाला गया कुछ टाइम के लिए ऑन हुआ फिर वापस ऑफ हो गया, क्यों? देखो जरा, दीज एंजाइम एक्ट ऑन लैक्टोज सो दैट लैक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आफ्टर सम टाइम व्हेन द लेवल ऑफ इंड्यूसर डिक्रीज। ध्यान से देखो क्या लिखा है, आफ्टर सम टाइम व्हेन द लेवल ऑफ इंड्यूसर डिक्रीज as it is completely metabolized by enzyme, it causes synthesis of the repressor from regulator gene, जो आई जीन है। आई जीन किसकी तरह काम कर रहा है? एक इनिबिटर की तरह है ना, और इनिबिटर से वर्ड लिया गया है, पर वो है क्या? एक रेगुलेटरी जीन। तो जैसे ही बाहर जो लैक्टोज था, जो मीडियम में लैक्टोज डाला था, वो सबस्ट्रेट भी था और साथ में वो एक क्या था? इंड्यूसर भी था। जैसे ही वो उसका डाइजेशन हो गया, वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अब रोकने वाला नहीं रहा, मतलब रोकने वाले को रोकने वाला नहीं रहा। इंड्यूसर था नहीं जो रिप्रेसर को रोक देगा। लो, अब रिप्रेसर वापस कहां जुड़ने लगेगा? उसी ऑपरेटर प्रमोटर वाली जगह पे, और अब किसको ब्लॉक कर देगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, मतलब ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया। देखो, it causes synthesis of the repressor from regulator gene. The repressor bind to the operator gene and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. Hence, the transcription is stopped. This type of regulation is called as negative regulation. तो वापस ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस का एकदम बेस्ट क्या है? एग्जाम्पल है, मतलब केस स्टडी बेस्ड में बेस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। वापस वो पैरा कुछ और दे देंगे, पूछेंगे वही जो उनको पूछना है। ठीक है, तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, भले एग्जाम में मेंशन हो क्वेश्चन में या ना हो कि डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, हम बना के आएंगे। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। प्रमोटर, अरे भैया प्रमोट करता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है, किस जगह पे होता है? अपस्ट्रीम होता है। कोडिंग के कौन सा फैक्टर जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर, और यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। आगे टीआरएनए, जिसको हम सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं, जो जिसमें क्या होता है? एंटीकोडॉन वाली जगह रहती है और अमाइनो एसिड वाली जगह रहती है, जो बेसिकली एडाप्टर की तरह काम करता है। कैसा शेप रहता है? क्लोवर लीफ शेप रहता है, और उसका इन्वर्टेड एल रहता है, पर फंक्शन
पूछा है तो बेसिकली क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड को जोड़ रहा है, कैटलिस्ट है ना। आगे एक्सॉन्स, एक्सॉन्स क्या है, यूकैरियोटिक डीएनए का काम की जगह जो एक्चुअली कोड करने वाला है कुछ, और बकवास जगह क्या होती है, इंट्रॉन। पूछा नहीं है पर अपन याद कर सकते हैं इस तरीके। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है, आंसर देखने। तो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर इज द रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट सर्व्स एज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, बट ऑब्वियस, ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पर आरएनए पॉलीमरेज अपना मेन काम कहाँ करता है, एलोंगेशन में। भले पूछा नहीं है, हमें इसी तरीके से याद करते चलेंगे। चलो जल्दी बताओ, टीआरएनए क्या है, दूसरा नाम क्या है, एसआरएनए, इसी को बोलते हैं ना सल्यूबल आरएनए। किसकी तरह काम कर रहा है, एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। देखो ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए इज अ स्मॉल आरएनए दैट रीड द जेनेटिक कोड प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, इट कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू एमआरएनए और राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। याद करो तुमने पढ़ा था, टीआरएनए में 2 साइट होती है, वापस कौन सी, एंटीकोडॉन वाली, और दूसरी कौन सी जहां अमाइनो एसिड बाइंड करते हैं। चलो एक्सॉन्स, एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स दैट ट्रांसक्राइब फॉर प्रोटीन। बाकी बकवास जगह, इंट्रॉन पूछा है क्या, नहीं पूछा है। अच्छा चलो मैं पूछ रही हूँ, बताओ मुझे कौन सी स्टेप होती है, एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स होती हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में कौन सी होती है, सबसे पहले होती है स्प्लाइसिंग, क्योंकि जो बकवास जगह जो बीच बीच में आई है, जो इंट्रूड की हुई जगह जिनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, उनको हटाया जाता है। दूसरा कैपिंग एंड टेलिंग, ये आखिरी जो मैंने अभी कैपिंग एंड टेलिंग बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। कैपिंग एंड टेलिंग पे कुछ ना कुछ तो पूछते ही है। और अगर 12th बोर्ड के पेपर का लेवल थोड़ा टफ करना है, जो बेसिकली वैसे क्वेश्चन देने जो ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं ना, जो 1-2% ऑफ स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर पाएंगे, उसमें से ये एक टॉपिक रहता है जिसपे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि जनरली तो सब लोग लिखना भूल जाते हैं कैपिंग एंड टेलिंग के बारे में। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Why is the human genome project called मेगा प्रोजेक्ट? अरे मेगा प्रोजेक्ट था ही, इतना पूरा का पूरा पता लगाना था कि ह्यूमन डीएनए पे कितने बेस पेयर्स है, हर जो डीएनए है वो किस चीज़, हर जो डीएनए का जो पोर्शन है जिसको जीन बोलते हैं, वो किस चीज़ के लिए कोड कर रहा है, कोडिंग का सीक्वेंस निकालना था। फिर हर जो जीन है वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम को अलाइन करना था, एनोटेशन करना था, इतनी सारी चीज़ें थी, तो होगा ही मेगा प्रोजेक्ट होगा। ये अलग बात है कि वो टाइम से पहले ही खत्म हो गया। चलो देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी मेगा प्रोजेक्ट because it has specific goals to sequence every base pair present in human genome. ठीक है, it took around 13 years for its completion and got completed in 2006. It was large scale project which aimed to developing new technology and generating new information in the field of genomic study. As a result of it, several new area of avenue and have opened up in the field of genetics, biotechnology and medical science. It provide clues regarding the understanding of human biology. अब भले ही तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो पूछेंगे तुमको सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। अब यहाँ पे वो जरूर पूछ रहे कि बताओ मेगा प्रोजेक्ट क्यों था, पर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, जो तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं ना, कि क्या क्या रिजल्ट मिला एचजीपी के बाद। तो तुम बताओगे कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें इतने जीन्स मिले, सबसे छोटा क्रोमोसोम नंबर Y है, इसमें इतने जीन्स मिले, ह्यूमन में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, फिर ये होता है, सारी चीज़ें तुमको इन शॉर्ट बतानी पड़ेगी। तो इस एचजीपी से अगर कुछ क्वेश्चन आने वाला है तो वो आएगा सेलिएंट फीचर्स पे। अच्छा, ये भी पूछेंगे कि किसने शुरू किया था, यूएस के कौन से डिपार्टमेंट ने शुरू किया था, और कौन से ईयर में खत्म हुआ, कौन से ईयर में शुरू हुआ, और कितना टेन्योर दिया गया था। साथ में ये भी पूछेंगे कि ह्यूमन जीनोम के साथ और कौन कौन से एनिमल्स का भी जीनोम सीक्वेंस किया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आता है सी एलिगेंस आ गया, ड्रोसोफिला आ गया। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो चुपचाप सारी स्टेप लिख देनी है और साथ में डायग्राम भी बना के आना है। वापस एप्लीकेशन क्या है, हम तो एप्लीकेशन तो हमको ये तो एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो बचपन से पता है। जल्दी बताओ कहाँ पे, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कौन गिल्टी है कौन नॉन गिल्टी है ना। उसके बाद अगर कोई पेटर्नल अपन को लाइन पता करनी है या पता करना है कि किसी चाइल्ड के माँ बाप कौन है, तो ये भी फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। चलो मूव करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वेरिएशन इन वेरियस इंडिविजुअल एट द लेवल ऑफ डीएनए। इट इज बेस्ड on variability and polymorphism
ऑर्गेनिज्म इन डीएनए, भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस ही है पॉलीमॉर्फिज्म। मोर प्रिसाइजली वीएनटीआरस प्रोब्स का यूज करके, मोर प्रिसाइजली कौन सी जगह पे, सैटेलाइट डीएनए वाली जगह पे। तो देखो सैटेलाइट डीएनए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज इन फॉरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट। तो हमने बोल दिया क्राइम सीन में आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश पेटर्निटी एंड फैमिली रिलेशनशिप, मतलब पता लगाना है कि माँ बाप कौन है या पेटर्नल लाइन कौन है, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। पेटेंट्स करने के लिए भी, जो कमर्शियल वेराइटी को स्टोर करना है ताकि कोई चुरा ना ले जाए, तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि अरे ये क्रॉप की जो वेराइटी वो इस जगह से आई है, क्योंकि वाइल्ड वेराइटी और जो ये वेराइटी दिख रही है अब इतनी जनरेशन के बाद, इसका मेन सोर्स क्या है, यहीं से है। आगे देखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेस आउट द लिंकेज बिटवीन ग्रुप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग: ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आए और अगर तुम्हारी बुक में किसी प्रोसेस का डायग्राम दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुए, तो चुपचाप ड्रॉ करके आना है, पूरा एक्सप्लेन करके आना है, भले क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, तो वापस शुरू कहां से करोगे, स्ट्रक्चरल जीन से। अब इन जनरल पूछा है तो तुम इन जनरल चाहो तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी बता सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। पर अगर यही क्वेश्चन बड़े मार्क्स के लिए चला जाए, सपोज करो 3 मार्क्स के लिए चला जाए, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन अकेला, तो उस केस में थोड़ा सा तो मेंशन करके आना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग कैसे है, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। द सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट कॉपीड इनटू एमआरएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस। हाँ, कॉपी ही तो होती है बेसिकली, याद करो मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन वो चीज़ होगी, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि चलो बताओ कि तुम दम आलू कैसे बनाओगे, बोलोगे मैम हमें नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, गूगल करोगे। तो गूगल क्या हो गया, अगर तुमको इसके पैरेलल हमें कंपेयर करना है तो गूगल में तुम इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, फिर या तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो मोबाइल में, या तो एक कॉपी में लिख रहे हो रेसिपी को, ठीक है। तो तुम सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देखते हो, डीएनए में देखते हो। अब उसका स्क्रीनशॉट या जो कॉपी कर रहे हो वो किस फॉर्म में कॉपी कर रहे हो, एक एमआरएनए के फॉर्म में कॉपी कर रहे हो, फिर उसको देख देख के रेसिपी बनाओगे, तो उसको देख देख के क्या करोगे, ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। तो वही चीज है, देखो जरा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट एट द प्रमोटर रीजन ऑफ द टेम्पलेट डीएनए एंड टर्मिनेट एट द टर्मिनेटर रीजन। द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन दीज टू रीजन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। याद करो, तुमने ऑलरेडी ऐसा बनाया हुआ है, अगर याद आ रहा है तो जैसे 2 स्ट्रैंड ये थे, एक होता है कौन सा तुम्हारा, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है, तो एक होता है ये तुम्हारा डीएनए है, एक हो गया ये 3' to 5', ये दूसरा हो गया तुम्हारा 5' to 3', एक जो एक्चुअल में कोड करने वाला है, पर उसका नाम बेचारे का नाम कोडिंग नहीं, उसका नाम टेम्पलेट है, क्योंकि उसको हम टेम्पलेट की तरह कंसिडर करेंगे। दूसरा हुआ कोडिंग स्ट्रैंड, जो कुछ नहीं करने वाला, चिल करने वाला है, पर उसके रेफरेंस में हम क्या बोलते हैं कि इसके 3 रीजन में डिवाइडेड है। एक है प्रमोटर, जो कोडिंग के अपस्ट्रीम मतलब 5' पे लोकेटेड है, जहां पे आके कौन जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। फिर वो किसको जोड़ेगा, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा। फिर क्या होगा, इनिशिएशन, फिर वो पढ़ना शुरू करेगा। सबसे पहला कोड कौन सा रहेगा, इनिशिएशन कोडॉन, जिसको क्या बोलते हैं, एयूजी, जो किसके लिए कोड करता है, मीथियोनिन के लिए कोड करता है। फिर वो पढ़ता चलेगा, एंड में वो कौन सी साइड पे पहुंचेगा, टर्मिनेशन साइड पे। वहां पे कौन से 3 कोड्स लगे हुए रहेंगे, स्टॉप कोडॉन। कैसे याद करवाया था, सबसे पहले तुम गाना गाओ तो यू गा, ठीक है, फिर तुम आओ, पहले गाना गाने से पहले आओ यहाँ पे, है ना, तो यू आ, यू गा, यू अग, उल्टी आ गई, इतना गंदा गाना गाया, ठीक है। तो तुम्हें स्टॉप कोडॉन कैसे याद करवाए थे, यू आ, फिर उसके बाद यू गा और यू अग, ठीक है। तो ये जो स्टॉप कोडॉन से वो कहाँ रहेंगे, टर्मिनेटर वाली जगह पे। टर्मिनेटर वाली जगह कहाँ होती है, कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम पे। तो यही तो सारा लिखना, यही तो पूछा है उन्होंने, और क्या पूछा है नया। तो देखो जरा, द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन दीज 2 रीजन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब जो बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन जहां पे है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। द ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अ डीएनए टेम्पलेट, 4 टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, बट ऑब्वियस ATGC, चलो, एंड सर्टेन कोफैक्टर्स सच एज
मैग्नीशियम आयन। आगे मूव करते हैं क्योंकि इतना तो है नहीं, तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्या क्या चाहिए। अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर एज फॉलोज: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर अटैच होता है। देखो, द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड सर्टेन इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द प्रमोटर रीजन ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर एक्चुअल की कहानी शुरू होगी। कौन करेगा कहानी शुरू? भाई हमारे भैया। कौन से भैया? दूध वाले नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भैया। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जुड़ेंगे कौन सी साइड पे, प्रमोटर वाली साइड पे। इनिशिएशन हो गया, अब वो पढ़ना शुरू करेंगे कि लिखा क्या है आखिरकार। तो सबसे पहला कौन सा कोड आएगा, एयूजी, जिसको क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। देखो जरा, आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डीएनए एंड लीड्स टू द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इनटू 2 सेपरेट स्ट्रैंड। हाँ, अनवाइंड भी तो करना है, ओपन भी तो करना है, पूरा भी ऐसे बंधा हुआ है। ओपन करो और पढ़ना शुरू करो कि क्या क्या लिखा है, और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाते चलो, एमआरएनए बनाते चलो। इसी को क्या बोलने लगे हम, एलोंगेशन बोलने लगे। देखो यही वाला है पिक्चर, पहला वाला हुआ इनिशिएशन, दूसरे वाला हुआ एलोंगेशन, आखिरी में जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया, रो फैक्टर ज्वाइन हुआ, रुक गई, पूरी कहानी ही रुक गई। ठीक है, वापस कोई बोले या ना बोले तुम डायग्राम बना के आओगे। आगे देखो, देन वन ऑफ द स्ट्रैंड कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी। द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। याद करो, हमने बताया था कि एनर्जी चाहिए रहती है हर प्रोसेस के लिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, डीएनटीपी से मिलेगी एज अ रॉ मटेरियल एंड पॉलीमराइज देम टू फॉर्म एमआरएनए अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब याद रखना बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि डीएनए को रीड हो रहा है, क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बन रहा है। मोर स्पेसिफिकली एमआरएनए बोलो, पर आरएनए बन रहा है, तो टी की जगह पे क्या लगेगा, यू लगेगा बस। दिस प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड एलोंगेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन continues until the enzyme reaches the terminator region. As RNA polymerase reaches the terminator region, the newly synthesized mRNA transcribed along with the enzyme is released. Another factor कॉल्ड टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको रो फैक्टर भी बोलते हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अब चाहो तो इतनी लैंग्वेज ना लिख के तुम मेन पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, पर सारे मेन पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले तो तुम ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये बेसिक बताओ, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, उसके बाद बताओ कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या चीज होती है, जो मैंने सबसे पहला डायग्राम बनाया, एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक टर्मिनेटर होता है। कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में बताओ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में बताओ, और क्यों इसको कोडिंग और टेम्पलेट बोलते हैं तो बताओ, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो 5' एंड से 3' एंड ही कोड कर सकता है, ये भी बताना है। उसके बाद उसका डायग्राम भी बनाओगे। ठीक है, उसके बाद शुरू करोगे कि प्रोसेस होती कैसी है, सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ, फिर एलोंगेशन हुआ, मतलब इनिशिएशन हुआ, एलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, वहां पे कौन कौन से कोडॉन्स प्रेजेंट है ये भी बताओ। इतना जब सब कुछ बता दोगे, भले ऐसा पैरा में लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतना भी बता दोगे, जितना जितना हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। वापस अकेला टर्मिनेशन 3 मार्क का वैल्यू रखता है। ठीक है, और अगर उसमें और उन्होंने कुछ कुछ ऐड कर दिया कि यूकैरियोटिक टर्मिनेशन नहीं, अकेला ट्रांसक्रिप्शन 3 मार्क की वैल्यू रखता है, और अगर उसमें उन्होंने पूछ लिया कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करो, फिर तो पक्का उसका मार्किंग और बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो पूरा उठा के किस में दे दे, केस स्टडी में भी दे दे। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। दूसरा था पॉलीमॉर्फिज्म। तो जल्दी बताओ पॉलीमॉर्फिज्म कब बोलते हैं, जब क्या आने लगे, रेपिटेटिव डीएनए आने लगे बहुत ज्यादा, है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर हो गई, 0.01 के ऊपर हो गई। देखो ये चीजें याद करनी है बस, अब देखना शुरू करो। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म किस में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इनहेरिटेबल हो, मतलब सिर्फ सोमैटिक सेल में चेंज ना हो, जर्म सेल में भी चेंज हो, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता रहे। चलो पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन विच डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस can exist at a particular site in DNA molecule. This heritable mutation is observed at high frequency in a population. It arises due to mutation either in somatic cell or in the germ cell. कहीं भी हो पर pass on होना चाहिए, मतलब ultimately change कहाँ आना चाहिए, germ cell में. The germ cell mutation can be transmitted from parent to their offspring. This result in accumulation of various mutation in a population, leading to variation and polymorphism in the population. This play a very important role in the process of evolution and speciation. ठीक, इजी था। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मार्क्स पॉलीमॉर्फिज्म के, वो भी ज़्यादा बोल दिए मैंने, ज़्यादा अगर 1.5 में जाएगा तो उसमें वो पॉलीमॉर्फिज्म के साथ वो पूछेंगे तुमको VNTRs या फिर सैटेलाइट डीएनए भी पूछेंगे। ठीक है, तब हो जाएगा 1.5 पे, अदरवाइज 1 मार्क का है पॉलीमॉर्फिज्म। चलो आओ ट्रांसलेशन, मार्क करो जरा ट्रांसलेशन वापस कितना है, 3 मार्क का है, पर ज़्यादा अगर वैल्यू देखा जाए
दोनों की सेम है, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे हम। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के सेम मार्किंग जाएगा, 3 मार्क ईच, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन। देखो वापस दोनों कंडीशन वो बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे कि डायग्राम बना के आओ, तुम बना के आओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन क्या है भाई, एमआरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन बनना है। किसकी मदद से, 3 आरएनए की मदद से, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो इतना सब कुछ सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस होगी, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस of polymerizing amino acid to form a polypeptide chain. The triplet sequence of base pair in mRNA defines the order and sequence of amino acid in polypeptide chain. The process of translation involves 3 steps: initiation, elongation and termination. Initiation कब होगा, जब वो mRNA आया है सबसे पहले तो वो ट्रैवल करके आएगा। अगर यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो कहाँ से ट्रैवल करके आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे आएगा राइबोसोम में उसकी 2 यूनिट्स रहते हैं, ये भी मेंशन करोगे कि इनएक्टिव फॉर्म में 2 यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, एक्टिव में एक ही बन जाता है, वो कंबाइन हो जाता है। तो जो छोटा वाला यूनिट आएगा वो अटैच होगा किससे, तुम्हारे एमआरएनए से। अब बड़ा वाला सब यूनिट आके अटैच होगा उसी जगह पे। जैसे अटैच होगा तुम्हारा टीआरएनए आएगा, उसका एंटी कोडॉन वाला जगह है, यहाँ पे रीड करेगा कोड, उसी के अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जुड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए वाला पॉइंट मेंशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है जो तुमको अपने आंसर में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। तो ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, तो इनिशिएशन के पहले या इनिशिएशन के पैरा में अपना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है। ओके, टीआरएनए गेट्स चार्ज व्हेन द अमाइनो एसिड बाइंड टू इट यूजिंग एटीपी। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसी है, एक एनर्जी बाउंड प्रोसेस है, एनर्जी लगती है उसमें। द स्टार्ट इनिशिएशन कोडॉन AUG present on mRNA is recognized only by charged tRNA. The ribosome act as an actual site for the process of translation and contain 2 separate sites in larger subunit for the attachment of subsequent amino acid. अब ये अलग बात है, तुम्हारी बुक में मैंने तब भी बताया था कि सिर्फ 2 साइट्स के बारे में मेंशन है, पर एक्चुअल में जो बड़ा वाला सब यूनिट रहता है उसमें 3 साइट्स होती है। तुम हायर ग्रेड में जब जाओगे या नीट के लिए जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि 3 साइट होती है। एक जिसमें अमाइनो एसिड एंटर करता है, एक जिसमें वो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको पी साइड बोलते हैं, और एक जहां से खाली अमाइनो एसिड जिसमें अब पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है वो निकल जाता है जिसको ई साइड बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। The small subunit of ribosome bind to mRNA at the initiation codon AUG followed by larger subunit. Then it initiate the process of translation. During the elongation process, the ribosome move from one codon to another codon, that is downstream along with mRNA, so as to leave the space for binding of another charged tRNA. इतना ही नहीं है, पूरा बताओ, आखिरी तक बताओ। The amino acid brought by tRNA get linked with the previous amino acid through a peptide bond, and this process continue resulting in the formation of polypeptide chain. When the ribosome reach one of or the more stop codon, कौन सा, युगा, पहले तो तुम आओ, यू आ, युगा, यू अग, the process of translation get terminated, the polypeptide chain is released and the ribosome get detached from mRNA. तो अपन को पूरा स्टेप्स बतानी है, ड्रॉ करके भी बताना है, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। आखिरी टॉपिक तो नहीं बोलूंगी, आखिरी क्वेश्चन का सब पार्ट तुम्हारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या, बेसिकली लैंग्वेज है, कोडिंग करना है ना, और किस में अप्लाई कर रहे हैं, बायोलॉजी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। चलो देखते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशन, बोला ना कोडिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटेशन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। डेटा एनालिस्ट, जो बेसिकली डेटा एनालाइज करना है वो हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से होता है। अब इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने को पड़ती हैं, जैसे C++ तो बेसिक लैंग्वेज हो गई, पर पर्ल बायोपर्ल हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोडिंग करते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें जो भी तुमने रिसर्च किया है, जो भी तुमने रिजल्ट फाइंड आउट किया, उसका डेटा एंटर किया जाता है, फिर उसको वापस लेवल आउट किया, लेवल आउट से ज़्यादा करेक्ट है बोलना, उसको एनालाइज करके फाइनल रिजल्ट लेके आने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है, कंप्यूटेशनल मेथड है। चलो okay, the field of bioinformatics developed after the completion of human genome project HGP। हाँ, क्योंकि ये HGP का जो सीक्वेंस हुआ था, जो सैंगर टेक्निक के बेस पे जो हमारी मशीन है उसने जो सीक्वेंसिंग की थी, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो हाथ से पेन पेपर पे लिख सके, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो साइड में पैरेलल एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुआ था, ठीक। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ, जब HGP प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक। देखो, this is because of enormous amount of data that has been generated during the process of HGP। HGP मतलब Human Genome Project, that has to be managed and stored for easy access and interpretation for future use
by various scientists. Hence, bioinformatics involve the creation of biological database that store the vast information of biology. And it develops certain tool for easy and efficient access to the information and its utilization. Bioinformatics has developed new algorithm and statistical method to find out the relationship between the data, to predict protein structure and their function, and to cluster the protein sequence into their related family. तो इतना सब कुछ था तुम्हारा किसका, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। दो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, इतना डायरेक्ट कोई नहीं पूछता, ये भी मैं बता देती हूँ। हाँ, बहुत सिंपल करना है पेपर तो ज़रूर करते हैं, पर टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ मैंने बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर लाइन इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा। ज़्यादा फोकस करना है हमको ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन पे, उसके बाद लैक ओपरॉन तो उनका फेवरेट टॉपिक है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और रेप्लिकेशन तो है। बोलोगे मैम आपने सभी कुछ तो कवर कर दिया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस चैप्टर के सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलो ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर वापस कुछ मिस आउट हो गया हो, तुम्हारा पॉइंट कुछ वीडियो रह गया हो, तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करोगे ऐसा आएगा होम स्क्रीन, उसके ऊपर अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद लेक्चर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगली क्लास में।